नमस्कार, बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे की इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में बहस जारी है। वोटिंग के लिए रात 8:30 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन अब सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आज वोटिंग नहीं होगी। स्पीकर भी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर कल वोटिंग हो सकती है। खबर यह भी है कि इमरान खान 9:30 बजे कैबिनेट मीटिंग करेंगे। इस बीच एक हैरान करने वाली खबर यह भी है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने विपक्षी नेताओं से दो टूक कह दिया है कि वो इमरान के खिलाफ वोटिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि उनकी खान से 30 साल पुरानी दोस्ती है। खबर यह भी है कि इमरान ने अपने इस्तीफे से पहले 3 शर्तें रख दी है। उन्होंने कहा कि पद छोड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी न की जाए, साथ ही शहबाज शरीफ की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तीसरी शर्त में उन्होंने कहा कि पद छोड़ने के बाद उनके खिलाफ एनएबी के तहत कोई भी केस न दर्ज किया जाए। इस बीच तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की गई है। और पाकिस्तान में पीएमएलए की नेता मरियम नवाज ने ट्वीट कर पीएम इमरान खान को कहा है कि अगर भारत इतना ही पसंद है तो वहीं शिफ्ट हो जाइए और पाकिस्तान की जान छोड़िए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को देश को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वापस संसद बहाल करने के फैसले की आलोचना की थी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारत की तारीफ भी की थी। पिछले कुछ दिनों में इमरान ने कई दफा भारत की प्रशंसा की है। इमरान खान ने कहा था कि किसी विदेशी ताकत की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की विदेश नीति में दखल दे सके। भारत एक खुददार देश है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और हर दबाव को दरकिनार कर वो रूस से तेल ले रहा है। उनके संबंधों के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि जिस भारत की तारीफें कर रहे हैं, वहाँ कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का इतिहास है। किसी एक ने भी संविधान, लोकतंत्र और नीति से ये खिलवाड़ नहीं किया। वाजपेयी एक वोट से हारे, घर चले गए। आपकी तरह देश, संविधान और जनता को बंधक नहीं बनाया। बात भोपाल की करेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैराथन बैठकें किए। कलेक्टर कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 8 घंटे चली बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। पीएम आवास योजना की धीमी गति से भी सीएम खफा हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है, दो टूक कहा है कि आप अपने काम में लापरवाही ना करें। 3 जिलों के कलेक्टर्स की क्लास लगाई गई, निवाड़ी, टीकमगढ़ और अनूपपुर। यहाँ इन कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। साफ समझ आ रहा है कलेक्टर अपने कामों का रिव्यू नहीं कर रहे हैं। निकाय स्तर पर सीएमओ को थोड़ा कस दो, ये भी कहा। उन्होंने कहा नहीं तो नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ से आप पर काम करता हूँ, आप पर कार्रवाई करता हूँ। हमें नशा मुक्ति अभियान भी चलाना है, लोग इस बुराई से दूर हों। इस अभियान में समाज सेवियों को जोड़कर काम करना है। इसी महीने नशा मुक्ति अभियान की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सुशासन का सबसे प्रमुख अगर कोई अंग और पहलू है तो वो है कानून और व्यवस्था का बेहतर होना। मैं आज प्रारंभ में बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हमारे कलेक्टर्स ने, हमारे एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, और विशेषकर दुराचारी जो हैं उनको नेस्त नाबूद किया है, आर्थिक कमर भी तोड़ी है। वैसे सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वो कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, लगातार बैठक जारी थी और 8 घंटे तक ये बैठक चली है। सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर से 1 to 1 हुआ है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 कलेक्टर को समझाइश भी दी गई है। नशा मुक्ति अभियान भी इसी महीने चलाना है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि जो जो काम कलेक्टर्स को और प्रशासन को दिया गया है वो उनका रिव्यू भी करते जाएं, काम भी आगे बेहतर तरीके से करते जाएं। बिल्कुल विजय, मनोज इस समय किसी खबर में व्यस्त हैं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आपसे और आपके मार्फत दर्शकों से रूबरू हूँ जी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मुख्यमंत्री की इस पूरी बैठक के दौरान सामने आई है वो है पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक सकारात्मक संदर्भ के साथ सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा कि 8 घंटे तक चली बैठक के बाद जी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने बहुत बेहतर काम किया है और उन्होंने जिस तरह से असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार की मंशा के अनुरूप एक शानदार मुहिम को संचालित किया है। खासतौर से दुष्कर्म के जो मामले हैं, जो बलात्कार के मामले या यौन उत्पीड़न के मामले हैं, उनमें जिस तरह से कलेक्टर और एसपी सामने आए हैं, खासतौर से उन्होंने इशारा किया है साफ तौर पर जिस तरह से भवन जमींदोज किए गए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो ध्वस्त की गई हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक संदर्भ होता है जब इतनी मैराथन बैठक के बाद ब्यूरोक्रेसी को राजनीतिक मुखिया की तरफ से ये एक तमगा मिल जाता है कि आपका काम, यू आर ऑन दी राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो सबके चेहरे मुस्कुराते हुए खत्म होता है, जैसा आपकी और हमारी मीटिंग होती है कि अगर वो सकारात्मक संदर्भ में और मुखिया की तरफ से प्रशंसा के साथ समाप्त होती है तो हम सब मुस्कुराते हुए दिन भर की थकान को भूलकर नए संकल्प के साथ अभियान में जुटते हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और कि प्रशासनिक दक्षता को आप नंबर 1 रखें, उसी के साथ सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनको जमीन तक पहुंचाने में कोई कोर कसर न छोड़ें। और एक और जो बात हमें बड़ी इंपॉर्टेंट पता चली, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दबाव से डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है, उसको मैं देख लूंगा। आप अपना काम बिल्कुल बिना किसी दबाव में आए पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करिए। विजय, यानी कि ये गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ने का एक प्रयास है अधिकारियों के साथ, क्योंकि कई बार शरद जी ये देखा जाता है कि राजनेताओं में और अधिकारियों में हमेशा एक अनबन रहती है या एक हमेशा से जिसे बोलचाल की भाषा में कहें तो एक ठसक रहती है, उसको दूर करने का एक प्रयास है ये। निश्चित तौर पर देखिए, अब 2023 ज्यादा दूर नहीं है। गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मुस्तैद सरकार, लोगों के लिए केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाओं को मजबूती से पहुंचाती सरकार, इसी चेहरे के साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती सरकार, इसी चेहरे के साथ शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी को लेकर 2023 में उतरना चाहते हैं। तो अब ये आने वाले 1.5 साल जो हैं ये बीजेपी के लिए इसी संकल्प के 1.5 साल होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बंसल न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़े और इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में रस्साकशी शुरू हो गई है और यही वजह है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से पहले बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में हुए विकास कार्यों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। दलितों के मसीहा, दलितों के नायक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, करोड़ों लोगों के मन में बसी बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को लेकर सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है। ये खेल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। लिहाजा दलित वोट बैंक को साधने के लिए हर पार्टी बाबा साहेब का गुणगान करने में जुट गई है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू में एक बार फिर राजनेताओं का जमावड़ा लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाबा साहब को नमन करने के लिए महू पहुंचेंगे। बीजेपी का कहना है कि महू में बाबा साहब की जन्मभूमि को संवारने और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम शिवराज सरकार ने ही किया है। उनकी जन्मस्थली मऊ में आपको जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में और मध्य प्रदेश में जो बोलती करती है, जो विकास और प्रगति जो आज उनके स्मृति में मऊ में जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किए।
14 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री स्वयं मऊ भी आएंगे और एक बड़ा आयोजन भोपाल में भी आयोजन किया जा रहा है। इधर कांग्रेस भी अंबेडकर जयंती को लेकर उत्साहित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंचेंगे। कांग्रेस उत्साहित भी है और बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस नेता राजेंद्र मालवीय का कहना है कि पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के कार्यकाल में बाबा साहब की जन्मस्थली के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि बीजेपी दलितों के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। दलित हमेशा कांग्रेस के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी सूर्य रूप से व्यापारी की पार्टी है। वो सिर्फ वोट बैंक की बात करती है। बाबा साहब की जो जन्मस्थली है उसका अगर किसी ने काम करा है, फाउंडेशन रखा है, तो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग के नेता माननीय अर्जुन सिंह जी की देन है। वो बाद में माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो वहाँ पे उन्होंने उसका निर्माण कराया। वहाँ पे जो महाविद्यालय बना हुआ वो भी माननीय दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस की देन है। वो अंबेडकर सबके हैं, लेकिन ये सियासी खेल है जिसमें बाबा साहब की विरासत पर हक जताने के लिए बीजेपी कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि अब आने वाला साल चुनावी जो है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। छत्तीसगढ़ में अब गरीबों के लिए हजारों आशियाने बनने शुरू हो गए हैं। पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने 664 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर दी है, लेकिन फिलहाल इस पर भी राज्य में वार पलटवार शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले गरीबों के आशियाने को लेकर खूब राजनीति हो चुकी है। राज्य और केंद्र एक दूसरे पर योजना में लेट लतीफी का आरोप लगाते रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य में बनने वाले लाखों आवासों का लक्ष्य वापस भी ले चुकी थी, लेकिन एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गरीबों के आशियाने का सपना पूरा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हजारों पीएम आवास बनाने के लिए 664 करोड़ से ज्यादा की राशि की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ के लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास के लिए जारी राशि के आवंटन को रद्द कर दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने 21,340 से अधिक पीएम आवास के लिए लगभग 664 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके गरीबों के आशियाने बनने के रास्ते को साफ किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के गरीब विरोधी चरित्र के प्रतिकार है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी, केंद्र सरकार के अड़ंगेबाजी के बावजूद मिलेगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर भी बीजेपी उंगली उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि 21,000 आवास बनाने की जो बात सामने आई है उसमें केंद्र का हिस्सा ज्यादा है और राज्य का हिस्सा काफी कम है। कांग्रेस सरकार आंकड़ों से खेल रही है, जिसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। 21,000 आवास बनाने की बात जो आई है उसमें आप देखेंगे तो केंद्रांश का हिस्सा ज़्यादा है और राज्यांश का हिस्सा काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लिए 13 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए, किंतु भूपेश बघेल की सरकार आज इनकी इतनी भी ताकत नहीं है कि गरीबों को 13 लाख मकान दे सके, और जो सुविधा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उससे वंचित किया जाना गरीबों के साथ में अन्याय है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता जरूर इसके जवाब देगी। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में खूब सियासत हो चुकी है। बीजेपी पीएम आवास योजना को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्या इसी राजनीति के बीच गरीबों को आवास मिल पाएगा, ये सवाल शायद सबसे अहम है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और यूपी चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा
के साथ गठबंधन करना चाहती थी। मायावती को सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। राहुल ने कहा कि मायावती ने इस बार चुनाव लड़ा ही नहीं। हमारी तरफ से उन्हें गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया था। हमने तो ये भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के मुताबिक मायावती ईडी, सीबीआई के डर से अब लड़ना नहीं चाहती। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।